हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में यूरोप में 1848 में हुए लिबरल्स द्वारा रेवोल्यूशंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि 1848 में रेवोल्यूशंस के बाद यूरोप में आखिर क्या हुआ, यानी कि द आफ्टरमैथ ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द आफ्टरमैथ ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि 1848 के रेवोल्यूशंस के वजह से यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि कैसे 1848 में यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में लिबरल्स ने रेवोल्यूशंस की, मूवमेंट्स की शुरुआत करी। हमने इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था जर्मन रीजन्स का, जहां पर हमने ये समझा था कि कैसे जर्मन रीजन्स में मार्च रेवोल्यूशन की शुरुआत करी जाती है और उसके बाद नेशनल असेंबली को भी सेटअप किया जाता है। तो इस तरीके से 1848 में यूरोप के कई दूसरे रीजन्स में भी रेवोल्यूशंस की शुरुआत करी जाती है, लेकिन इन सभी रेवोल्यूशंस को, इन सभी मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है मोनार्क्स द्वारा, यानी कि राजाओं द्वारा। इसका भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पिछले ही लेक्चर में, जहां पर हमने समझा था कि कैसे जर्मन रीजन्स के लिए बनाई गई नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया था, हटा दिया गया था राजाओं द्वारा। तो इस तरीके से 1848 के सभी रेवोल्यूशंस को, सभी मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन सप्रेस होने के बावजूद इन सभी रेवोल्यूशंस का काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूरोप के ऊपर। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं उन सभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो कि 1848 में हुए रेवोल्यूशंस के वजह से यूरोप में आए। सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉन्सिक्वेंस की। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि 1848 में हुए सभी लिबरल मूवमेंट्स को, रेवोल्यूशंस को कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस कर देती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है मोनार्क्स, मतलब कि राजा। तो सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस कर देती हैं लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में। लेकिन उसके बावजूद ये सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाती हैं यूरोप में। मतलब कि पुराने तौर तरीकों को, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को, पुराने सोशल सिस्टम को यहाँ पर मोनार्कियल एस्टैब्लिशमेंट्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस दोबारा रीस्टोर नहीं कर पाती हैं। दोबारा 1848 के बाद राजाओं के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं रहती है, पुराना सिस्टम फ्यूडलिज्म का नहीं रहता है, सर्फडम का सिस्टम चला जाता है, कई सारे प्रिविलेजेस चले जाते हैं। तो जो ओल्ड ऑर्डर था 1848 से पहले का यूरोप में, वो दोबारा रीस्टोर नहीं हो पाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा रेवोल्यूशंस के बाद। और यही था सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या था। अब 1848 के रेवोल्यूशंस के बाद मोनार्क्स को इस बात का एहसास हो गया था कि ये जो साइकिल्स है रेवोल्यूशन की और रिप्रेशन की, इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये खत्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कंसेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? यूरोप में कई समय से लगातार कई सारी रेवोल्यूशंस बार बार इरप्ट हो रही थी, बार बार लोगों को दबाया जाता था, रिप्रेस किया जाता था, लेकिन लोग दोबारा से उठकर रेवोल्यूशन कर देते थे। तो कई सालों से लगातार यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में बार बार रेवोल्यूशंस हो रही थी। तो एक साइकिल बन गई थी यहाँ पे यूरोप में। मतलब पहले लोगों को दबाया जाता था, फिर वो दोबारा रेवोल्यूशन कर देते थे, फिर से उनको दबाया जाता था और फिर से लोग दोबारा क्या कर देते थे? रेवोल्यूशन कर देते थे। तो एक साइकिल बन चुकी थी रेवोल्यूशन की और रिप्रेशन की। और अब राजाओं को ये बात समझ आ चुकी थी कि इस साइकिल को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लोगों को दबाते रहेंगे तो लोग बार बार हमारे खिलाफ रिवोल्ट करते ही रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस साइकिल को ही खत्म करना होगा। और ये हम कैसे करेंगे? कंसेशंस को ग्रांट करके। ग्रांटिंग का मतलब होता है ऑफर करना, देना।
और कंसेशंस का मतलब होता है छूट देना। कैसे छूट देना? रिफॉर्म्स लाकर, चेंजेस लाकर। तो यहाँ पर मोनार्क्स क्या करते हैं? वो रियलाइज करते हैं कि हमें रेवोल्यूशन और रिप्रेशन के साइकिल्स को खत्म करना होगा कंसेशंस देकर। मतलब कि लिबरल्स की कुछ डिमांड्स को मानकर, कुछ रिफॉर्म्स को लाकर, कुछ चेंजेस को लाकर रेवोल्यूशंस को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो यहाँ पर कई सारी डिमांड्स को पूरा किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा 1848 के रेवोल्यूशंस के बाद। और इसीलिए ये क्या है? दूसरा कॉन्सिक्वेंस है ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस के बारे में। कई सारे रिफॉर्म्स वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले लाए जाते हैं। उन सभी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में 1848 के बाद। अब यहाँ पर कौन से रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है और वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815 का क्या मतलब हुआ? आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था कि कैसे 1815 से पहले यूरोप में नेपोलियन का राइज हो चुका था। नेपोलियन ने कई सारी टेरिटरीज को अपने अंडर कर लिया था और अब वो नेपोलियनिक कोड्स को हर एक टेरिटरी में इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो यहाँ पर नेपोलियनिक कोड्स की ही बात करी जा रही है। जिस तरीके से नेपोलियन ने प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे, प्रिविलेजेस को खत्म किया था, सर्फडम के सिस्टम को खत्म किया था, फ्यूडलिज्म को खत्म किया था, उन्हीं रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। और वेस्टर्न यूरोप मतलब वो सभी रीजन्स जो कि नेपोलियन के अंडर थे उस समय, जैसे कि फ्रांस, इटली के कुछ हिस्से, जर्मनी के कुछ हिस्से। तो यहाँ पर 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में नेपोलियन जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे उनकी बात करी गई है। तो अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी उन्हीं रिफॉर्म्स को लाया जा रहा था, इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का मतलब क्या हुआ? आप सभी को याद होगा, हमने शुरुआत में मिड 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने आप सभी को बताया था कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कई सारे बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे कि प्रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और हैब्सबर्ग एम्पायर। तो यहाँ पर उन्हीं एम्पायर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए वो सभी रिफॉर्म्स जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले लाए गए थे। और ये क्या था? ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस था 1848 रेवोल्यूशंस का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सिक्वेंस के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर सर्फडम और बॉन्डेड लेबर के सिस्टम्स को अबॉलिश कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया में। अब सबसे पहले सर्फडम और बॉन्डेड लेबर का मतलब समझ लेते हैं। सर्फडम का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, जहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, सर्व्स हुआ करते थे और सर्व्स लीगली बंधे होते थे अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ और उनके लैंड्स के साथ। उसी सिस्टम को सर्फडम बोला जाता है। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है? बॉन्डेड का मतलब होता है बंधा हुआ और लेबर का मतलब होता है मजदूरी। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पर गुलामी कराई जाती थी कर्ज के लिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को फोर्स किया जाता था कि वो मजदूरी करे, वो लेबर करे अपने कर्ज को चुकाने के लिए, जिसके वजह से वो व्यक्ति अपनी फ्रीडम खो देता था। ये एक तरीके का फॉर्म था स्लेवरी का, गुलामी का, जिसे कर्ज गुलामी भी बोला जाता है। तो इसी सिस्टम को बॉन्डेड लेबर बोला जाता है। तो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर के सिस्टम्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। कहाँ कहाँ पर? हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में। अब यहाँ पर हैब्सबर्ग डोमिनियंस का मतलब क्या हुआ? डोमिनियंस उन टेरिटरीज को बोला जाता है जो किसी रूलर के कंट्रोल में आती हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं हैब्सबर्ग डोमिनियंस, तो इसका मतलब है वो सभी टेरिटरीज जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंदर आती थी, वो सभी टेरिटरीज जो हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में थी। तो उन टेरिटरीज में इन दोनों सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया था और साथ ही साथ रशिया के अंदर भी इन दोनों ही सिस्टम्स को अबॉलिश कर दिया गया था। और ये था फोर्थ कॉन्सिक्वेंस किसका? 1848 रेवोल्यूशंस का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं
और फिफ्थ एंड लास्ट कॉन्सिक्वेंस के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर 1867 में हंगरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है बाय दी हैब्सबर्ग रूलर्स। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं स्वराज के तरह, कि लोगों को ये अधिकार मिल गया था कि वो अपने इंटरनल फैसले खुद लें, वो अपनी टेरिटरी के लिए खुद फैसले लें, उनके पास ये आजादी हो, ये फ्रीडम हो, उसी को ऑटोनॉमी बोला जाता है। तो 1867 में हंगरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है हैब्सबर्ग रूलर्स द्वारा। आप सभी को याद होगा, हमने ये पढ़ा था कि कैसे हैब्सबर्ग एम्पायर मतलब ऑस्ट्रियन एम्पायर रूल करता था ऑस्ट्रियन हंगरी एरिया के ऊपर, रीजन के ऊपर। तो यहाँ पर 1867 में एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है कॉम्प्रोमाइज? क्योंकि हंगरियंस डिमांड करते हैं ज्यादा ऑटोनॉमी की। तो 1867 में ऑस्ट्रो हंगरियन कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, दो स्टेट्स में बांट दिया जाता है। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा हंगरी। अब ये दोनों ही स्टेट्स एम्पायर के पार्ट ही होते हैं, एम्पायर के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट पार्लियामेंट, सेपरेट गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है और इसी के थ्रू हंगरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है 1867 में। क्यों दी जाती है? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड्स राइज होती हैं मोर ऑटोनॉमी के लिए इस पूरे ही एम्पायर के अंदर लिबरल्स द्वारा। तो इसी तरीके से हंगरियंस को भी ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है रेवोल्यूशंस के वजह से। तो यहाँ पर ये 5 कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं 1848 के बाद रेवोल्यूशंस के वजह से। आपके एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1848 के रेवोल्यूशंस के वजह से क्या-क्या रिफॉर्म्स आए, क्या-क्या बदलाव आए यूरोप में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिबरल रेवोल्यूशंस जो 1848 में हुए उसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो ऐसे सवालों के लिए आप यही 5 पॉइंट्स आंसर में लिखकर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द आफ्टरमैथ ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पांचों ही चेंजेस या फिर रिफॉर्म्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस 1848 रेवोल्यूशंस के वजह से जो यूरोप में आए वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसी के साथ चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।